हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जो है हम सभी उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में जो संपन्न हुई थी उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने चल रहे हैं। देखेंगे कि उनमें किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे और आगे देखेंगे हम सभी प्रश्नों को। और ये जो प्रश्न है ये टीजीटी पीजीटी परीक्षा जो है उन सभी को ध्यान में रख करके ये क्लास जो है चलाई गई है। तो सबसे पहले हम सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो चाहे टीजीटी के हों, चाहे पीजीटी के हों, चाहे एलटी ग्रेड के हों, है ना, जो हिंदी से संबंधित है, हिंदी में जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं 125 120, उन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक सॉल्व करना है और उनके चारों ऑप्शन पर विशेष ध्यान देना है। तो इसी क्रम में मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ पुनः एक जो है प्रश्न पत्र लेकर के। और ये प्रश्न पत्र है 2017 का है, 2017 का है। इसे सॉल्व करने हम सभी चल रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें जो है पहला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 1 देखेंगे इसका। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका में लिखा गया। चारों ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हिंदी कोविद रत्नमाला, बी है हिंदी शब्द सागर, सी है हिंदी विश्वकोश और डी है धर्मशास्त्र का इतिहास। तो चारों ऑप्शन में से बताना है। तो सभी इसे परिचित होंगे शायद, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय अगर हम किसी को देते हैं तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देते हैं। और इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 में, ठीक है। और ये जो है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। तो किसके रूप में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हमारा यही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं और ये अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया है। बात यहाँ हो रही है इतिहास ग्रंथों को दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके किस ग्रंथ को प्रकाशित कराया, किस ग्रंथ का अनुवाद किया। इस्तवारदाला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी को, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। तो प्रश्न संख्या जो 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। इसे जो है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में, 1850 में, 1809 में, 1810 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में हो जाएगा। 1800 ईस्वी में हुआ, है ना। लॉर्ड वेलीजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी और बाद में जो यही संस्था है ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गई। और ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना की बात करें तो टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्किस ऑफ वेलीजली ने की थी। तो इसका जो है इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है ये 1800 ईस्वी हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगर पूछ लिया जाए कि किसकी अध्यक्षता में, तो जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लॉर्ड वेलीजली ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलीजली ने की थी। आगे हम देखेंगे और इसमें ये 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उन्हें हिंदी के देखिए गिलक्राइस्ट उनके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडित जो कि बहुत ही चर्चित है, लल्लू लाल एवं सदल मिश्र की भी नियुक्ति की थी। भाषा पंडित में लल्लू लाल थे और सदल मिश्र थे। ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। आगे हम सभी देखेंगे 4 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा। यहाँ से तो प्रश्न बनता ही बनता है। एक प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। इनसे संबंधित और जो भी तथ्य हैं इन्हें हम देख लेते हैं। अगर बात की
की जाए कि जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है, तो चारण काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है, चारण काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक, गणपत चंद्रगुप्त ने भी प्रारंभिक काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीरगाथा काल कहा है। राहुल शंकरत्यायन सिद्ध सामंत काल, और ये हमारा प्रश्न भी बना था। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो बीजवपन काल कहा है इन्होंने, बीजवपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आगे देखते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। ध्यान देंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल और विश्वनाथ वीर काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को, आदिकाल जो नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा है। इतना ध्यान रखेंगे। आगे हम सभी देखेंगे 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? भविष्यत कथा, योगसार। अगला तीसरा ऑप्शन है परमात्म प्रकाश और पाहुड़ दोहा। तो इसका 5 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ए कहने का मतलब क्या है, एक यानी कि भविष्यत कहा है। क्या है, भविष्यत कहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ये हमारा हो जाएगा, भविष्यत कहा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखेंगे और ये भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल द्वारा रचित है। भविष्यत कहा किसकी है? धनपाल द्वारा रचित रचना है। आगे हम सभी देखेंगे, निम्नलिखित में से साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। प्रश्न अच्छा है ना। और 6 नंबर का प्रश्न है, बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो 6 नंबर का जो प्रश्न है ये हो जाएगा शुक्ल ने। क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गद्य का आविर्भाव संवत 1900 से 1925 है ना, 1925। और आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन की बात किया जाए तो 1925 से 1950। और गद्य साहित्य का प्रसार यानी कि द्वितीय उत्थान की बात जो करते हैं तो 1950 से लेकर के 1975। ठीक है। और गद्य साहित्य की वर्तमान गति यानी कि तृतीय उत्थान तो 1975 से। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति। तो समय भी बता दिया गया। आगे हम देखेंगे 7 नंबर के प्रश्नों पर चलेंगे। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहे जाते हैं? पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता। ये तीनों रचनाएं विद्यापति की ही हैं। विद्यापति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्थान रखते हैं हिंदी साहित्य में। इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। देखिए फिलहाल बने भी हैं 2017 में। तो इसमें हम देखेंगे तो पदावली के करेक्ट आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा? पदावली यानी कि 1 हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि जिसकी रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी क्या है? पदावली है। पदावली है। और किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। आगे हम सभी चलते हैं 8 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। इनमें से ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन ए है धर्मदास, बी है अग्रदास, सी है दादूदयाल और डी है कबीरदास। 8 नंबर का प्रश्न है तो इसमें हो जाएगा ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है यानी कि हो जाएगा अग्रदास। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, अग्रदास हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 9 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। 9 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ इनमें से किस कवि को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? ऑप्शन ए है भूषण, बी है सूदन, सी है लाल कवि, डी है रहीम। 9 नंबर का जो प्रश्न है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भूषण कवि। क्या है? करेक्ट आंसर इसका भूषण कवि हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो इन्होंने ग्रंथ लिखा है उसमें कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णों को कोई व्यक्ति की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन 2 वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ऐसा किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। तो आगे हम सभी देखेंगे 10 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। लोग है लाग कवित्व बनावत, मोहित तो मेरे कवित्व बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? 10 नंबर का जो प्रश्न है इसे देखेंगे। केशवदास, बी मतीराम, सी नंददास, डी घनानंद। प्रश्न संख्या 10। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद। ठीक है। और आगे हम सभी देखते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निराला की कविता जूही की कली। निराला की कविता
जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो 3 ऑप्शन दिख रहा है, एक ऑप्शन और देख लेते हैं, है ना। तो समझ गए होंगे आप सभी लोग, है ना, किसने किया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। आगे हम सभी चलते हैं, 12 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। इनमें से कौन सा कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? ये प्रश्न बहुत बनता है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी है सुमित्रानंदन पंत, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो जो 12 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हम सभी देखेंगे सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जो अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत बनता है। कला और बूढ़ा चांद और गीत हंस, है ना, समाधिता जैसी रचनाओं पर अरविंद की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्वर्णिम चक्र भी इनकी ही रचना है। इन सभी रचनाओं में अरविंद दर्शन की छाप दिखाई पड़ती है। आगे हम चलेंगे, 13 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 13, इनमें से दूसरा सप्तक में कवि हैं? देखिए, तार सप्तक, 4 तार सप्तक है और पहला जो है जो तार सप्तक है और इसमें 7 कवियों को सम्मिलित किया गया है ना। तो 13 नंबर का जो प्रश्न है उन्हीं में से बना है कि दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं। रघुवीर सहाय, केदारनाथ, सर्वेश्वर दयाल और नेमिचंद्र जैन, चारों में से बताना है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है परीक्षा में, एक प्रश्न तो बन ही जाता है ना। 13 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे सप्तक में रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रघुवीर सहाय। जैसा कि जानते हैं कि प्रयोगवाद का प्रारंभ जो है 1943 में अज्ञेय ने किया था। किसने किया था? अज्ञेय ने किया था। तो तार सप्तक के प्रकाशन के रूप में इसे जाना जाता है। और प्रयोगवादी कवियों की जो रचनाएं हैं तार सप्तक में ही संग्रहित हैं और तार सप्तक में बताया गया कि 7 कवि सम्मिलित हैं। कितने कवि सम्मिलित हैं? 7 कवि सम्मिलित हैं। और आगे हम सभी देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है, हाँ, प्रश्न संख्या चारों तार सप्तक के को देख लीजिएगा आप लोग, है ना। सभी के पास अपनी खुद की नोट्स होगी, नोट्स नहीं होगी तो अपनी कुछ पुस्तक जो है रखे होंगे आप सभी, है ना। यदि आप तैयारी करते हैं तो इसके नोट्स भी बनाए होंगे। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर बता दे रही हूँ, है ना। आ मुने गिरा प्रभा यानी कि सूत्र से आप अपने भी अकॉर्डिंग कोई भी सूत्र बनाए होंगे या नहीं बनाए हैं तो बना सकते हैं, या आपको जिससे याद हो जाए आप उसी से याद कर सकते हैं। अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवी, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक 51 में हुआ था, है ना। शहभर सनद ये ट्रिक एक बनाई गई है, अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो है प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए। तीसरे सप्तक में 1959 और केकुकी, विप्रसम, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजयदेव नारायण शाही, प्रताप नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। तो इन सभी कवियों को आप जब एक बार नोट्स बना लेंगे और लिख लेंगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं कभी। जो चौथा है 1979 है और श्री अरासुरा श्रवण, श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य। और आगे हम सभी देखेंगे, 14 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है। तो इनमें से प्रपद्यवाद, नलिन विलोचन शर्मा, थोड़ा सा इसे हम पढ़ लेते हैं, है ना। थोड़ा सा ये जो दिया गया है इसे हम पढ़ लेंगे। प्रयोगवाद के भीतर ही प्रपद्यवाद या नकेलवाद भी पनपा। देखिए, प्रयोगवाद, है ना, प्रयोगवाद के जो है भीतर ही प्रपद्यवाद और नकेलवाद पनपा, लेकिन यह वह प्रयोगवाद की एक छोटी सी शाखा मात्र बन करके रह गया। कौन? प्रपद्यवाद। नकेलवाद बिहार में प्रचलित हुआ। नकेल में देखिए यहाँ से भी प्रश्न बनता है, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश के नामों के प्रथम अक्षर से बना है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नकेल में कौन कौन से कवि हैं। तो नलिन विलोचन शर्मा है, केसरी कुमार है, का से ना से नरेश, ठीक है। इनके प्रथम अक्षरों से बना। नकेलवादी तीनों कवियों ने 10 सूत्री में प्रयोगवाद और प्रयोगशीलता में अंतर स्पष्ट किया है। ये प्रयोग को ही काव्य का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं।
आगे हम सभी देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब कितने भाग प्रकाशित हुए हैं। प्रश्न संख्या 15 है, तो 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 16 देखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो 16 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह निबंध है। क्या है, निबंध है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्नों पर देखते हैं। 17 नंबर का जो प्रश्न है ये मिलान है ना, ये मिलान से संबंधित प्रश्न है। मैंने सिल पहुँचाई, ये विद्यानिवास मिश्र की रचना है। विद्यानिवास मिश्र की रचना है, ये पहले सॉल्व किया था जो है, तो ये मिलाया भी गया है। विद्यानिवास मिश्र की रचना है ये। आगे हम सभी देखेंगे सुनो भाई साधो, हरिशंकर परसाई का है। सुनो भाई साधो ये परसाई जी का है। शिखरों के सेतु शिवप्रसाद सिंह। और रस आखेटक किसकी रचना है, कुबेरनाथ राय की है। तो अगर इस हिसाब से हम देखना चाहें तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने सिल पहुँचाई एक का जो है विद्यानिवास मिश्र हो गया, यानी कि बी हो जाएगा। और 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो हम दूसरा भी देख लेते हैं, सुनो भाई साधु। सुनो भाई साधु परसाई जी का है, यानी कि 1 हो गया। तो इसमें 1 है और इसमें 2 दिया गया है, जो कि गलत है। तो इस तरह से आप जो है बड़ी सरलता से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। वंदे बाड़ी विनायको इनमें से किसका निबंध है। चारों ऑप्शन में से बताना है। रामवृक्ष बेनीपुरी, विवेकी राय, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, कुबेरनाथ राय। 18 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। करेक्ट आंसर रामवृक्ष बेनीपुरी, वंदे बाड़ी विनायको। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। 19 नंबर का मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की रचना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मजदूरी और प्रेम, और बहुत चर्चित प्रश्न है ये। साहित्य की महत्ता, आचरण की सभ्यता, मेरी जन्मभूमि, बंजारा मन। 19 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ये आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह, है ना। आगे हम सभी देखेंगे 20 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। इनमें से गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। चारों में से बताना है, चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है टूटते परिवेश, जय पराजय, अजातशत्रु, लहरों के राजहंस। तो इनमें जो करेक्ट आंसर है 20 नंबर का है, ये हो जाएगा लहरों के राजहंस। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर का प्रश्न है। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। चारों में से बताना है। 21 नंबर का प्रश्न है, ये राधा कृष्ण माना जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम सभी, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। रक्षाबंधन कहानी, तो ये रक्षाबंधन कहानी जो है किसकी है, तो ये है रक्षाबंधन कहानी जो है ये विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी मानी जाती है, जो कि 1913 में सरस्वती में छपी थी। कौन, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, रक्षाबंधन, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह है। तो चारों ऑप्शन में से बताना है। दिवा स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी, अपाहिज। 23 नंबर का जो प्रश्न है करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जंक्शन कहानी के लेखक हैं। देखिए किस तरह से प्रश्न बने थे परीक्षा में, है ना। कहानी के लेखक हैं तो मुक्तिबोध है, जंक्शन के मुक्तिबोध हैं। ठीक है, और आगे हम सभी देखेंगे 25 नंबर के प्रश्नों को। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। 30, 40, 50 शायद भूले ना आप, इसके प्रभाकर माचवे हैं। 30, 40, 50 प्रभाकर माचवे के जो है दर्द के पैबंद किस लिए तथा 30, 40, 50 इन 3 उपन्यासों में आधुनिक जीवन की मूल्यहीनता एवं खोखलेपन का वर्णन करने का पूरा प्रयास किया गया है। तो ये किसका है, प्रभाकर माचवे का है। 30, 40, 50 किसका है, प्रभाकर माचवे का है। आगे हम देखते हैं 26 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। निष्कवच उपन्यास की लेखिका हैं। 26 नंबर का प्रश्न है। निष्कवच ये जो है कौन है, राजी सेठ है। निष्कवच किसकी रचना है, राजी सेठ की रचना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 27। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है। आधा गांव 27 नंबर का प्रश्न है। तो आधा गांव जो है ये किस विधा की रचना है पूछा गया है, तो ये संस्मरण है। आधा गांव जो है राही मासूम रचा का ये जो आधा गांव है इनमें से किस विधा की रचना पूछा गया है। कहानी, उपन्यास, नाटक। तो ये उपन्यास है, सॉरी ये क्या है, उपन्यास है। ठीक है, राही मासूम रजा का एक आंचलिक उपन्यास है आधा गांव। इसमें जो है शिया मुसलमानों की ज़िंदगी पर लिखा गया है। पहला उपन्यास है। इसमें भारत विभाजन के पहले और बाद की ज़िंदगी को उभारा गया है। ठीक है,
अगर इनके अन्य उपन्यासों की चर्चा करें तो टोपी शुक्ला हो गया, और सीन 75 हो गया, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, ओस की बूंद, ये सारी इनकी जो है औपन्यासिक कृतियाँ हैं, यानी कि उपन्यास विधा का है। आगे हम देखेंगे सूरदास प्रेमचंद्र की किस उपन्यास का पात्र है, तो ये रंगभूमि है, सभी इससे परिचित है, इसका आंसर भी दिख गया है, डी आंसर हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, देखिए पात्रों से भी प्रश्न बनते हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। परीक्षा गुरु प्रश्न संख्या 30 है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, है ना, तो परीक्षा गुरु चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। 30 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, परीक्षा गुरु। तो इसका जानते हैं कि 1882 में, है ना, भारतेंदु युग के लेखकों में उपन्यास की प्रेरणा जो है बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। और हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसने लिखा था, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। परीक्षा गुरु 1882 को माना जाता है, ठीक है। आचार्य शुक्ल भी जो है इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। तो ये 1882 ईस्वी की बात है, और पूछा जाता है कि लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु किसका है, लाला श्रीनिवास दास का है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है, तो आवारा मसीहा किसकी है, 31 नंबर का प्रश्न है, तो शरद चंद्र चटर्जी जी का है। और आगे हम सभी देखेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। विधा की दृष्टि से अस्थि और भौतिक कृति है, 32 नंबर का प्रश्न है, अस्थि और भौतिक कृति क्या है, विधा की दृष्टि से पूछा गया है, तो ये आत्मकथा है। अस्थि और भवति विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा है, और इसका प्रकाशन जो है 1914 में हुआ था। किस में हुआ था, 1914 में, सॉरी 1914, है ना, 1914 में हुआ था, सॉरी क्षमा चाहूँगी। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। विधा की दृष्टि से अस्थि और भौतिक कृति क्या है, तो ये जो है आत्मकथा है, और ये आत्मकथा जो है 2014 की बात हो रही, ना कि 1900, 2014 की बात हो रही है, ठीक है। 2014 में इसका प्रकाशन हुआ, और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की ये आत्मकथा है। आगे हम देखेंगे, 2014 है ये। 33 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। जूठन किसकी आत्मकथात्मक कृति है, तो जूठन किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 33 नंबर के प्रश्न, 34 नंबर के प्रश्नों को। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है, कलम का सिपाही, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये जो है बता दें, यही बता देते हैं, ये क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। जैसे कि ये 4 कालखंडों में विभाजित है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 4 कालखंडों में विभाजित है ये आत्मकथा। और ये जो है, जैसा जानते हैं सभी, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। प्रथम खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रथम खंड 1969, नीर का निर्माण फिर 1970, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। और बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक 1985। तो इस प्रकार से 4 भागों में इनका जो है इनका विभाजन हुआ है। आगे हम सभी देखते हैं 33 नंबर के प्रश्न की, 34 हो गया, 35 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखों में से कौन सा युग्म सही है, सहचर है समय, अमृता प्रीतम, कस्तूरी कुंडल बसे, प्रभा खेतान, टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृतलाल नागर, घर की बात, चतुरसेन शास्त्री। तो जो 35 नंबर का है इसमें सही पूछा गया है, तो टुकड़े टुकड़े दास्तान ये किसका है, अमृतलाल नागर का है, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। और आगे इसमें सही युग्म की बात की गई है। और अगर देख लिया जाए कि कस्तूरी कुंडल बसे, ये जो है कस्तूरी कुंडल बसे की जो लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा है। घर की बात के लेखक गुरुदत्त हैं, ठीक है, घर की बात के लेखक कौन है, गुरुदत्त हैं। और समय सहचर है समय के लेखक रामदरस मिश्र हैं, कौन है, सहचर है समय रामदरस मिश्र, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36, याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं। चारों ऑप्शन में से बताना है कि इस याद हो कि ना याद हो इस कृति के लेखक कौन है, तो ये काशीनाथ सिंह की रचना है, काशीनाथ सिंह की रचना है, ठीक है। और इनकी अन्य रचना काशी का 80 भी है, काशीनाथ सिंह, काशी नाम में काशी का 80 इन्होंने लिखा है, घर का जोगी जोगड़ा, ठीक है, आदि इनकी रचनाएं हैं। हम 38 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज रचना है, 37 नंबर का प्रश्न है। चारों ऑप्शन में से बताना है आप सभी को कि किसकी रचना है। तो जो बंगाल का अकाल है ये रिपोर्टाज के लेखक प्रकाश चंद्रगुप्त हैं, कौन है, प्रकाश चंद्रगुप्त हैं। और इस ऑप्शन में प्रकाश चंद्रगुप्त नहीं लिखा गया है ना, तो ये प्रकाश चंद्रगुप्त का है।
आगे हम सभी देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लक्षण ग्रंथ और रचनाकार। भाषा भूषण, भाषा भूषण थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है मिलान वाले प्रश्न है। भाषा भूषण, भाषा भूषण कौन है? जसवंत सिंह की रचना है। भाषा भूषण किसकी रचना है? तो जसवंत सिंह की रचना है। ललित ललाम, ललित ललाम ये मतीराम की रचना है। और काव्य निर्णय जैसा कि जानते हैं कि भिखारीदास का है। काव्य निर्णय किसका है? भिखारीदास का है। हाँ, 1 हो जाएगा। काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना है। और जगत विनोद पद्माकर की रचना है। पद्माकर की रचना जो है जगत विनोद हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं तो 1 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ललित ललाम मतीराम और 2 का 3 हो जाएगा। 1 का 4, 2 का 3, ये करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं हम। चंदन बाला रास के रचयिता हैं। 39 नंबर का प्रश्न है। चंदन बाला रास ये जो है आसुक कवि की रचना है। चंदन बाला रास किसकी रचना है? आसुक कवि की रचना है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और इसके साथ साथ शालिभद्र सूर्य ने, शालिभद्र सूर्य ने भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना की है। और जिन धर्म सूर्य ने स्थूलभद्र रास की रचना की है। जिन धर्म सूर्य ने सुमतिगढ़ ने नेमनाथ की रचना की है, नेमनाथ रास। आगे हम सभी देखेंगे 40 नंबर का जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर तो ग्रीव्स हैं। स्केच यानी कि ग्रीव्स, एडविन ग्रीव्स। करेक्ट आंसर इसका हमारा डी हो जाएगा। आगे और इसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था। 1918। आगे हम बढ़ते हैं 41 नंबर के प्रश्नों को करते हैं। 50 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है। बिहारी बिहार किसकी है? पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है बिहारी बिहार। आगे हम सभी देखते हैं 42 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। इनमें से किस कृति का आधार कठोपनिषद है? कठोपनिषद किस कृति का आधार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मजयी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आत्मजयी। 43 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं। नचिकेता, बी है शंभुनाथ सिंह, महेश्वर तिवारी, डी है यशपाल मालवीय। 43 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नचिकेता। क्या हो जाएगा? नचिकेता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 44 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 44 नंबर का जो प्रश्न है देखिए, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। आंगन के पारद्वार, आंगन के पारद्वार, धरती, और धरती के बाद ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा। तो 44 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धरती। धरती का नहीं, धरती काव्य संग्रह जो है त्रिलोचन का है। किसका है? त्रिलोचन का है। त्रिलोचन का है जो है धरती काव्य संग्रह। और सभी अज्ञेय के काव्य संग्रह हैं। आगे हम देखेंगे 45 नंबर का प्रश्न है। वह सफ़र था कि मुकाम था कृति के लेखक हैं। 45 नंबर का प्रश्न है। वह सफ़र था कि मुकाम था। चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये 45 नंबर का जो प्रश्न है करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा हो जाएगा। मैत्रेयी पुष्पा हो जाएगा। और श्रृंखला की कड़ियाँ, आगे जो प्रश्न है ये है श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य विषय वस्तु है। श्रृंखला की कड़ियाँ यानी कि 46 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्री विमर्श। करेक्ट आंसर क्या होगा? स्त्री विमर्श। ठीक है, महादेवी के जो है समस्या मूलक निबंधों का ये संग्रह है और स्त्री विमर्श इसमें प्रमुख है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की है। आगे देखेंगे हम सभी, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। 47 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चारों ऑप्शन में से नूरजहां, तो हो जाएगा गुरुभक्त सिंह। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नूरजहां और विक्रमादित्य गुरुभक्त सिंह के प्रबंध काव्य में है। ठीक है। और 48 नंबर के प्रश्न पर हम चलते हैं। 48 दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? चारों में से बताना है कहाँ से ली गई है। तो रश्मिरथी जो है ये महाभारत से ली गई है। कहाँ से? महाभारत से ली गई है। ठीक। 49 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर देखेंगे हम सभी, जो है अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं। पढ़ देती हूँ। लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंददास, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता। 49 नंबर का प्रश्न है। तो अग्निलीक काव्य नाटक जो है ये भारत भूषण अग्रवाल का है। किसका है? भारत भूषण अग्रवाल का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
50 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 50 है ना, नई समीक्षा नए संदर्भ, इसकी आलोचना कृति है। नई समीक्षा नए संदर्भ, ऑप्शन ए है नंदकिशोर आचार्य, रमेश कुंतल मेघ, डी है डॉक्टर नागेंद्र, सी है डॉक्टर रामविलास शर्मा। 50 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। करेक्ट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। तो आज टोटल हम लोगों ने 1 से लेकर के 50 प्रश्नों को किया है ना। अब इसके बाद जो भी प्रश्न बचते हैं उन्हें दूसरी क्लास में करने की कोशिश की जाएगी। बाकी जहाँ जहाँ से प्रश्न बने हैं आप उन जो है प्रश्नों को देख लीजिए कि किस तथ्य से, किस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न बने हैं। शायद समझ आ गया होगा आप सभी को। उन टॉपिक का विस्तृत से आप उनके आसपास जितने भी प्रश्न बनते हैं उन्हें आप रिवीजन कर सकते हैं अपने जो है मूल अपने नोट्स से और अपने मूल जो है पुस्तकों से। तो आज की क्लास यहीं हम कंप्लीट करते हैं इन्हीं प्रश्नों के साथ। फिर हम मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। और आप सभी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। और ये क्लास अगर किसी कारणवश आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक। आज की क्लास यहीं तक है, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।